हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स तो अच्छे होंगे। और जिन स्टूडेंट ने अपने एग्जाम दिए, होप्स आपके एग्जाम अच्छे होंगे। आप लोगों के रिजल्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इस एक प्यारी सी अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक तो एनालिसिस करूंगा जून 26 में जो सीएफआर का एग्जाम हुआ है, और साथ में जितने आपके एमसीक्यू थे, जो एमसीक्यू वाला पार्ट था, सारे के सारे एमसीक्यू का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक सॉल्यूशन सीट बनाई है, और ये एक एनालिसिस सीट है। ये एमसीक्यू जो है आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू के, और लास्ट में मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं। मींस आपका जो आंसर है वो दे रखे हैं, और मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रॉपर कराऊंगा। अभी आपको ये सीट मिल जाएगी। आपने क्या करना है, रमनदीप सर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और आपने लिखना है सॉल्यूशन सीएफआर जून 26। तो ये सीट आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक प्यारी सी बात आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अभी हमने क्या किया है, जो मेरा सीएफआर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसे बिल्कुल एडमिन कॉस्ट पे कर दिया है, और जो रेगुलर बैच है उसके ऊपर भी हाई डिस्काउंट ऑन कर दिया है। अगर मैं रेगुलर बैच की बात करूं तो इसकी जो फी है वो आपकी 8,000 है, गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, और पेन ड्राइव में फी जो है 9,000 है। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात करूं तो एग्जाम ओरिएंटेड में गूगल ड्राइव की जो फी है वो आपकी 5,000 है, और ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। इसमें चाहे मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है या रेगुलर कोर्स है, दोनों में 2 मॉक टेस्ट होंगे जो कि आपको इवेलुएट होकर मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपकी मेल पे आपको मिलेंगे, और मॉक टेस्ट का शेड्यूल आपके साथ पहले शेयर कर दिया जाएगा। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो जो मेरा रेगुलर कोर्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली 200 ड्यूरेशन है, मतलब 200 आवर की ड्यूरेशन है। और अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूं तो इसमें 120 आवर की ड्यूरेशन है। दोनों ही बैच में 100% सिलेबस कवर है, इंस्टीट्यूट का कंप्लीट मटेरियल कवर है, आपका जो भी इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन है सारे सारे इसके अंदर कवर है, और मेरी साइड से बड़े सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर है। और मैं क्या करता हूं बैच के अंदर ना, जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तो कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूं। तो मैंने दोनों बैच के अंदर, चाहे ये बैच है या ये बैच है, एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखवा रखे हैं। अब स्टूडेंट की यहां पे क्वेरी आती है कि सर एक बात बताओ, जैसे यहां पे आपने बताया कि 200 आवर का टोटल ड्यूरेशन है रेगुलर बैच के अंदर, और फास्ट ट्रैक के अंदर 120 आवर की ड्यूरेशन है, तो दोनों बैच में डिफरेंस क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस क्या क्या है। रेगुलर कोर्स के अंदर मैं क्या करता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूं। जैसे मान लो मैंने इंडिया 16 स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है उसको मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर, ठीक। वो जो कॉन्सेप्ट मैं लिखवाता हूं वो कॉन्सेप्ट आपको पहले से लिखा मिल जाएगा इस बैच के अंदर। और इस बैच के अंदर एक बुक आएगी सीएफआर क्विकर के नाम से, जो कि कॉन्सेप्ट बुक होगी। एक तो ये डिफरेंस आ गया कि यहां पे जो मैं कंटेंट लिखवाता हूं, थ्योरी वाला कंटेंट, वो आपको यहां पे पहले से लिखा मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट वाला कंटेंट है वो आपको पहले से लिखा मिल जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर मैंने क्या किया है, इसकी जो ड्यूरेशन है ना वो 120 आवर कर लेंगे आप। यहां पे 120 आवर है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर मैंने क्या किया है, जो सीएफआर क्विकर बुक है कॉन्सेप्ट के लिए उसे रेफर किया है, और वहां पे जैसे कॉन्सेप्ट है, मान लो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है मैं साथ साथ आपको मेंशन करा देता हूं, सो दैट आपके लिए एक प्रॉपर कॉपी बन जाए। जो सीएफआर क्विकर बुक है आपके लिए कॉपी का रोल प्ले करे। सेकंड डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने डुप्लीकेट क्वेश्चनों की भी लिख के प्रैक्टिस कराई है। इसमें डुप्लीकेट क्वेश्चन हमने थोड़े से कम कराए हैं। अगर टेक्निकल कॉन्सेप्ट है तो डुप्लीकेट क्वेश्चन यहां पे भी हमने कवर कराए हैं। क्वेश्चन प्रॉपर मैंने यहां पे भी सोल्व कराए हैं, यहां पे भी सोल्व कराए हैं। अगर कंटेंट वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है। एक डिफरेंस क्या है, जैसे मैं यहां पे क्या करता हूं, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जांपल लिखवाता हूं। मान लो मैंने एक चैप्टर के अंदर 10 एग्जांपल लिखवाए, तो यहां पे एग्जांपल थोड़े से कम लिखवाए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज किया है। मैंने क्या किया, 2 और 3 कॉन्सेप्ट को मिला के एक एग्जांपल कवर करा दिया। इस तरह से एग्जांपल कवर कराए हैं। कंटेंट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। कई स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर अभी तक मैंने ना सीएफआर की क्लासें नहीं ली है, तो क्या मैं इस बैच को रेफर कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं, आप इस बैच को बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सीएफआर का ए भी नहीं आता ना, तो भी आप इस बैच को रेफर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर है, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि जो जो डिफरेंस है। आइए अब हम बात कर लेते हैं जून 26 में जो सीएफआर का एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस के बारे में।
अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो जो एमसीक्यू वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा आसान था इस बार ना, बिल्कुल ईजी था। कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था जो ट्रिकी हो, बिल्कुल आसान पार्ट था। ठीक, अगर मैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसे बोलूंगा अबव एवरेज। अबव एवरेज इसलिए बोलूंगा, एक तो ये पेपर लेंथी था और एज यूजुअल सीएफआर का पेपर लेंथी आता तो इस बार भी लेंथी आया है। लेकिन इस बार के एग्जाम के अंदर क्या है, एक या दो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंथी दे दिए इंस्टीट्यूट ने। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और मैंने क्लास के अंदर कई बार बोला है कि इंस्टीट्यूट ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा ही देगा। इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जून 26 में वो क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी है। डिटो टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में कवर कर रखा है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन भी हमने क्लास में कवर कर रखा है। थोड़ा सा ये ट्रैक से हटके कह सकता हूं मैं, इस बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आया है यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के चैप्टर से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आया, थोड़ा सा ट्रैक से हटके आया है। बाकी ओवरऑल पेपर आपका अबव एवरेज इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि एक तो लेंथ ही था और एक दो क्वेश्चन की लेंथ कुछ ज्यादा ही थी इन कंपैरिजन टू जितने मार्क्स का क्वेश्चन था। आइए अब हम बात करेंगे एमसीक्यू के सॉल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन, सोनू लिमिटेड हैज ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 24। सोनू के पास एक मशीनरी है 1 अप्रैल 24 को विद कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब तो बुक वैल्यू, जिसमें हमने क्या कर रखा होता, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह सब एडजस्ट कर रखे होते हैं। अगर कोई अर्लियर रिवैल्यूएशन था उसको इफेक्ट भी ले रखा होता। ठीक, आफ्टर एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ 3 लाख, मतलब हम हर साल क्या करते हैं 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 9 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख। देखिए 28 लाख का आपका कैरिंग अमाउंट है, 1 लाख की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितने से आ गया 27 लाख से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूजफुल लाइफ कितनी है 9 ईयर है, तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3 लाख आ जाएगा। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या लिखता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसएलएम, हमने उसी को रेफर किया। ऑन 31 मार्च 25 आपने क्या किया, एक साल के बाद। अगर मैं एक साल के बाद की बात करूं तो जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा कितना आ रहा होगा 28 लाख माइनस 3 लाख 25 लाख। ठीक, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें 1 अप्रैल 24 की दे रखी है। द मशीन इज रिवैल्यूड एट 29 लाख, मशीन को हमने क्या किया 29 लाख पे रिवैल्यू कर दिया, तो 4 लाख का आपको गेन आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई के अंदर आ जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 16। ठीक, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अब वो 29 लाख के ऊपर चार्ज होगा एज पर इंडिया 16। यहाँ पे आना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ने 36 लिख रखा है जो कि एक टाइपिंग मिस्टेक है, एक एरर है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 25-26, तो 25-26 के लिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितने से आएगा 29 लाख आपका कैरिंग अमाउंट बन गया 31 मार्च 25 को, और एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 लाख आ गई। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी 8 ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि और किसी फैक्टर में कोई चेंज है या नहीं है। ठीक, तो मानेंगे कि किसी और फैक्टर में कोई चेंज नहीं है, तो 28 लाख डिवाइड बाई आपका 8, 350 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सोल्यूशन मैंने मतलब आपका आंसर मैंने लास्ट में रेफर कर रखी, आप साथ साथ यहाँ पे टिक भी कर लेंगे। ऑप्शन आपका सी आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 25-26 के लिमिटेड परचेज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल फ्रॉम ए यूएसए बेस्ड कंपनी फॉर $14 लाख ऑन 1 नवंबर 25 व्हेन द एक्सचेंज रेट कितने से था आपका 85 से। एज पर इंडेक्स 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं स्पॉट रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे ट्रांसलेट कर लेंगे 85 के हिसाब से। द अमेरिकन कंपनी प्रोवाइडेड के लिमिटेड विद 5 मंथ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, मतलब 5 मंथ के क्रेडिट को उसको ये गुड्स सेल कर दिया, मतलब हमने गुड्स जो परचेज किए। ठीक, एट द रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 26 द एक्सचेंज रेट वाज $1 87.5, ये क्लोजिंग रेट आ गया। 31 मार्च 26 को 60% ऑफ द मटेरियल परचेज वाज स्टिल इन इन्वेंट्री। ठीक है, इसका 60% मटेरियल अभी भी इन्वेंट्री के अंदर है। फंक्शनल करेंसी ऑफ द कवर लिमिटेड इज इंडियन रुपीज। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस और गेन टू बी रिकॉग्नाइज। देखिए एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 21 बैलेंस शीट डेट पे रिपोर्टिंग डेट पे हम लोग क्या करेंगे जितनी मॉनेटरी आइटम है उसे ट्रांसलेट करेंगे एट क्लोजिंग रेट। तो यहाँ पे 14 लाख की अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो ये आपकी मॉनेटरी आइटम है, इसे हम क्या करेंगे ट्रांसलेट करेंगे क्लोजिंग रेट के हिसाब से, और जो भी डिफरेंस होगा उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। 87.5 माइनस 85 इंटू 14 लाख, तो 35 लाख अमाउंट तो आपका एक्सचेंज लॉस आ गया, ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है और हम उसका जो वैल्यूएशन करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट और एनआरवी के साथ, या फिर आपका इन केस ऑफ जैसे इंपेयरमेंट लॉस के केस में हम क्या करते हैं कैरिंग अमाउंट और आपका कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं, तो उस केस में बेसिकली क्या करते हैं कॉस्ट उस डेट की
कंसीडर करते हैं जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, और एनआरवी उस डेट की कंसीडर करते हैं जिस डेट पे आप वैल्यूएशन करें, जैसे क्लोजिंग डेट की, ठीक। तो यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में एनआरवी वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम उस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे 35 लाख का फॉरेन एक्सचेंज लॉस आपका कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन, एन एसेट इज परचेज फॉर ₹10 लाख, ठीक है जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितने से, 1 लाख पर एनम, SLM है 10 ईयर, नो रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। टैक्स डेप्रिसिएशन 2 लाख पर एनम 5 ईयर के हिसाब से, ठीक है जी। टैक्स रेट 30% है, इंक्लूडिंग सरचार्ज एटसेट्रा। द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल एंड नो नॉन टैक्स डिडक्टेबल आइटम आर इन्वॉल्व, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर इंड AS 12, देखिए इंड AS 12 के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा सर, 10 लाख माइनस आपका 1 लाख, 9 लाख से। फिर कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, टैक्स बेस के साथ। टैक्स बेस आएगा आपका 8 लाख से, 10 लाख माइनस 2 लाख, ठीक। फिर हम इस डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस कितने से आ गया, 1 लाख से। अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो 1 लाख का डिफरेंस है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। कोई भी ऐसी आइटम जो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम को इंक्रीज करेगी वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और कोई भी ऐसी आइटम जो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम को डिक्रीज करेगी वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक। अगर आज असेट है, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर क्लेम करूंगा। मैं बुक्स में बोलूंगा 9 लाख का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 8 लाख का एक्सपेंडिचर। अल्टीमेट किसकी बात मानी जाएगी, इनकम टैक्स वालों की, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो वो क्या करेंगे, 1 लाख का जो अमाउंट होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसे डिसअलाउ कर देंगे। इट मीन्स क्या है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, DTL बनेगा। तो 30,000 से क्या आ जाएगा आपका, DTL आ जाएगा, रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका 30,000 से। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ए कंपनी चेंजेस इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम वेटेड एवरेज मेथड टू FIFO मेथड। एज पर इंड AS 8 दिस चेंज शुड बी ऑर्डिनरली बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का इंपैक्ट हम कैसे लेते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन आपका सी आ गया, टिक करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, पद्मा लिमिटेड हैज परचेज इक्विटी शेयर ऑफ टी लिमिटेड, ठीक है जी, एट ए कॉस्ट ऑफ 12 लाख। इक्विटी शेयर अगर हमने परचेज किए हैं किसी कंपनी के तो अपने लिए क्या बनेगा, फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और बाय डिफॉल्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका एट FETPL पे। मैं आपको साथ साथ कौन सा भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। लेकिन अगर एंटिटी चाहे तो वो इरिवोकेबल ऑप्शन ले सकती है एट FETOCI, एक्सेप्ट इन केस जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पज के लिए, ठीक। विच ऑल्सो हैपन टू बी इट्स फेयर वैल्यू, ठीक है जी। इट हैज क्लासिफाइड दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट FETPL ऑल्सो फॉर परचेज ऑफ द शेयर पी लिमिटेड हैज इनकर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ 50,000। देखिए अगर डायरेक्ट कॉस्ट है और हम इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं FETOCI, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन अगर FETPL पे मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। तो ये अमाउंट कहां जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर, ठीक। और इनिशियली किस पर रिकॉर्ड कर लेंगे हम, आपका फेयर वैल्यू पे, जो कि परचेज प्राइस ही होता है एक तरीके से, ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द इक्विटी शेयर एज पर इंड AS 109। आपका कितना आंसर आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी आ गया। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड इज 8%, ठीक है जी। NRR कितने से आ गया, 8% से। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर कितने से आपका 383,125। वैल्यू ऑफ नेट एसेट फॉर द इक्विटी शेयर कितने से 40,82,000 से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू की एवरेज लेते हैं, ठीक। और कैपिटलाइजेशन मेथड में आइदर ECM आता है, DCM आता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन और रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन, ठीक। अब यहां पे हमें ECM की इन्फॉर्मेशन दे रखी। इफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर इज 1 लाख, फेस वैल्यू कितने से 10 से। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू कितने से आएगी, नेट एसेट डिवाइड बाय आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 1 लाख 40.82, और ECM मेथड के अंदर वैल्यू कितने से आएगी 383,125 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। तो ECM के अंदर जो परसेंटेज आ गई वो आ गई 38.3125%, ठीक। और NRR कितने से, आपका 8% से, और फेस वैल्यू कितने से आ गई 10 से। डिवाइड बाई 8,
इंटू 10, 47.89, ये आपका इंटू पेड वैल्यू आती है, ठीक। 47.89 डिवाइड बाई 2, 44.355, और सी 44.36, ऑप्शन आपका ए आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी लिमिटेड एक्वायर्ड 100% इक्विटी शेयर ऑफ एन लिमिटेड, ठीक है जी, ऑन 31 मार्च 25। परचेज कंसिडरेशन कंप्राइजेज, जो पीसी है उसमें इमीडिएट पेमेंट है 40 लाख की, ठीक है। 3 फर्दर पेमेंट ऑफ 4 लाख ईच, अगली 3 पेमेंटें होंगी 4 लाख की, और इनिशियल पेमेंट कितने से? सर इनिशियल पेमेंट अपनी है 40 लाख से, ठीक है। इफ ROE एक्सीड 16% इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल में अगर ROE एक्सीड करती है 16%, मतलब जैसे 16% ROE एक्सीड करेगी तो 4 लाख की पेमेंट कर देंगे। ये बेसिकली कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है, और कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? आपका फेयर वैल्यू पे। देखिए, एक होता है डेफर्ड पेमेंट और एक होता है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। दोनों पेमेंटें फ्यूचर में होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफर्ड पेमेंट का टाइमिंग भी फिक्स होती है, अमाउंट भी फिक्स होता है। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर इवेंट। अब अगर आप यहां पे देखेंगे ROE अगर 16% से एक्सीड नहीं की तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर आपको ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन हम किस पे कंसिडर करते हैं? फेयर वैल्यू पे। अब आगे एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल एसेट कितने से? आपका 44 लाख से। तो एनसीआई आपका यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 100% हमने शेयर एक्वायर किए। डिस्काउंट रेट दे दिया। कैलकुलेट पीसी एंड गुडविल ऑब्लिक गेन ऑन बार्गेन परचेज। अब यहाँ पे हमें पीसी कैलकुलेट करनी है। इनिशियल पेमेंट कितने से आएगी? 40 लाख से। यहाँ पे क्वेश्चन में टेक्निकली क्या होना चाहिए? इसकी फेयर वैल्यू आनी चाहिए, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर को इक्विवेलेंट मान लेंगे फेयर वैल्यू के, ठीक। आई मीन टू से प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू मान लेंगे, जो कि टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे? मजबूरी में इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। इंटू 0.909 इंटू 0.826 इंटू 0.751, यही है ना जी सर। 4 लाख इंटू 0.909, 363 600, 4 lakh into 0.826, 330, 400, 4 lakh into 0.751, 3 lakh 400, 994400, 4 lakh, sorry 40 lakh, 49,94,400। एनसीआई 0 है। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एट फेयर वैल्यू कितने से दे रखी क्वेश्चन में? 40 लाख है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 44 लाख, तो 5,94,400 से आपके गुडविल आ जाएगी। आपका ऑप्शन डी आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Ind AS 103, while accounting and reporting for business combination, gain on bargain purchase is calculated as। देखिए हम क्या करते हैं? कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट। आपका अगर नेट एसेट कम है तो गुडविल आ जाती है, नेट एसेट ज्यादा है तो आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाता है। तो यहाँ पे नेट एसेट माइनस कंसिडरेशन प्लस एनसीआई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए कंपनी अंडरटेक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड रिवैल्यूड एसेट एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 15 लाख है, आपका 20 लाख की वैल्यू होगी, मतलब 5 लाख से गेन हो गया, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट कर देंगे, ठीक। एंट्री पास करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मशीनरी की बुक वैल्यू 10 लाख है, अब घट के कितनी होगी? 9 लाख, तो 1 लाख का यहाँ पे लॉस हो गया, तो अल्टीमेट 4 लाख का प्रॉफिट आ गया। द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फ्रॉम दिस रिवैल्यूएशन एंट्री विल बी 4 लाख। चलिए, पी लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ द एस लिमिटेड फॉर ₹18 लाख व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड नेट एसेट 20 लाख से, ठीक है। एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द नेट एसेट, दैट इज आपका 20 लाख का 25%, 5 लाख आ गया। द अमाउंट ऑफ द एनसीआई कितने से आएगा? 5 लाख। तो देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के नंबर दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, और टाइम भी बड़ा कम लग रहा है। जी लिमिटेड एक्वायर 30% इंटरेस्ट इन एच लिमिटेड फॉर 3 लाख। 30% इंटरेस्ट है आपका, मतलब एसोसिएट प्राइमा फेसी, एंड अकाउंट्स फॉर इट्स यूजिंग इक्विटी मेथड, ठीक है जी।
ड्यूरिंग द ईयर एज लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, तो हम लोग इक्विटी मेथड में क्या करते हैं, अपने हिस्से का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं 3 लाख प्लस आपका थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 2 लाख का 30% 60,000। और अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड से माइनस कर देंगे, क्योंकि नेट एसेट कंपनी कम होगी तो 30% आपका आ जाएगा 15,000, 3,45,000 कैरिंग अमाउंट मांगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। A/N इज एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, आपका एसोसिएट आ जाएगा ऑप्शन ए। द की चैलेंज फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ QBL रिपोर्टिंग डू नॉट इंक्लूड, मतलब की चैलेंज में क्या नहीं आएगा यहां पे, तो हमें क्या करना, की चैलेंज को आंसर नहीं करना, ठीक। अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, ये आपका की चैलेंज होता है। डिटरमाइनिंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये आपका की चैलेंज होता है। अलाइनिंग QBL रिपोर्टिंग विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये की चैलेंज नहीं होता, तो ये आंसर आ गया। अवेयरनेस ऑफ रेलिवेंट इशू एसोसिएट विद QBR रिपोर्टिंग, ये आंसर नहीं बनेगा, ठीक। इज द अकाउंटिंग सरप्लस जनरेटेड बाय द बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल नॉट ओनली टू ओनर ऑब्लिक शेयर होल्डर बट ऑल्सो टू अदर स्टेक होल्डर दैट इज लैंडर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट, आपका वैल्यूडेट आ जाएगा। GASAB स्टैंड फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। चलिए जी, इसी के साथ ये आपको आंसर दे रखे मैंने, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल, आपके व्हाट्सएप पे। आपने क्या करना, रमनदीप सर के नंबर पे व्हाट्सएप करना है और लिखना है सॉल्यूशन CFR जून 26, ठीक। जो मेरा एग्जामिनेटेड बैच है, रेगुलर बैच है, दोनों पे भी हमने डिस्काउंट ऑन कर रखा। एग्जामिनेटेड बैच भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर 26 है और आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आपने CFR पहले नहीं पढ़ रखा, अगर आपको CFR का A भी नहीं आता, तो भी आप इस बैच को रेफर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने ये बैच ले रखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। एक बात और, अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो वो आपको पलट के थैंक यू जरूर बोलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द वे, गॉड ब्लेस यू।